नमस्ते हमारे सभी विद्यार्थियों को। और हम उपस्थित हैं आपके समक्ष अपनी अगली कक्षा में। और आज की जो हमारी कक्षा है वो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, या कहें मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी पर आधारित। इस कहानी में हम कहानी की कथा वस्तु को देखेंगे, कहानी का उद्देश्य क्या है ये देखेंगे, कहानी में विशेष क्या है, पात्र कितने हैं, कहानी के प्रमुख उद्धरण क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे। अब बात करें कि तीसरी कसम कहानी लिखा किसने, तो तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के एक ऐसे कथाकार हैं जो आंचलिक साहित्य की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा की शुरुआत करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो ये कहानी भी कैसी है, आंचलिक कहानी है। और ये कहानी जो है वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है और ग्रामीण परिवेश के एक युवक की निश्चल प्रेम की कहानी है। मारे गए गुलफाम कहानी का मूल नाम था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन तीसरी कसम जब फिल्म बनती है इस कहानी पर, तो इस कहानी का नाम तीसरी कसम हो जाता है। तब से मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, हम ऐसे इस कहानी को जानते हैं। रेणु के अधिकतर पात्र कैसे होते हैं? रेणु जी के आप उपन्यास देखें, कथा देखें, कहानियाँ देखें, कोई भी इनकी कथा देखें, तो इनकी रचनाओं में अधिकतर पात्र वो होंगे जो समाज के हाशिए पर होंगे। हाशिए का मतलब जो पिछड़ा वर्ग होगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग में सभी आ जाते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो जो आपका जो समाज में पिछड़े हैं किसी अपने अधिकार के कारण, ठीक है, या अपने रूप के कारण, रंग के कारण, तो ऐसे हाशिए पर जीने वाले लोगों को लेते हैं अपने पात्र के रूप में। जैसे आप इस कहानी में देखेंगे तो फणीश्वर नाथ रेणु ने हीरामन नामक एक युवक को लिया है जो काला कलूटा युवक है। काला कलूटा मतलब ग्रामीण है, ग्रामीण परिवेश से है, गांव का है, तो बहुत जाहिर सी बात है, गांव के हैं तो अपने, और बैलगाड़ी चलाता है तो अपनी बहुत ज़्यादा स्किन का तो ध्यान रखेंगे नहीं, है ना, जैसे लड़कियां रखती हैं या जैसे बहुत सारे लोग रखते हैं। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। फिर 3 विशेषताएं इस कहानी में है, इस कहानी की। एक तो पहली आपको बताई मैंने, आंचलिकता है इस कहानी में, ठीक है, आंचलिक कहानी है। दूसरी है पात्र कैसे हैं, जो हाशिए पर जीने वाले लोग हैं। तीसरी है इस कहानी में प्रेम की संवेदना दिखाई गई है इस कहानी में, ठीक है। क्यों प्रेम की संवेदना मैंने कहा, क्योंकि इसमें आपको दैहिक प्रेम कहीं नहीं मिलेगा, निश्चल और निष्कपट प्रेम ही आपको इस कहानी में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी और देखते हैं हमारी आज की कहानी के विषय में क्या क्या है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम एक अधूरी प्रेम कहानी है। ध्यान रखिएगा, कैसी है, प्रेम कहानी तो है लेकिन कैसी है, अधूरी प्रेम कहानी है, जिसमें गाड़ीवान हीरामन और नौटंकी कलाकार हीराबाई के बीच की कहानी बयान की गई है। यह कहानी लोक जीवन के समृद्धि को दिखाती है, उसमें त्याग, गीत, परिवेश के सुंदर ढंग से सजाया गया है, ठीक। अब कहानी की जो विशेषताएं हैं पहले वो देख लेंगे हम, जो कहानी का मेन आपके पॉइंट है पहले वो देख लेंगे, उसके बाद फिर हम कहानी का जो कथा सार है वो समझेंगे। तो पहला है इसमें नए कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी कहानियों में प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को जिंदा रखा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रेमचंद गांव की दुनिया को दिखाते थे, वैसे ही फणीश्वर नाथ रेणु भी हैं। प्रेमचंद के बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं जो प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को जिंदा रखते हैं अपनी कहानियों में। दूसरा है सामान्य पात्र असाधारण कहानी। रेणु ने समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाया, जैसे गाड़ीवान, काला कलूटा, हीरामन। 3 कस्में हैं इस कहानी में। पहली कसम कौन सी है? चोरी का सामान।
पहली कसम है चोरी का सामान ना लादने की कसम, दूसरी कसम है बांस की लदनी, तीसरी कसम है कंपनी की औरत। अब यहाँ तीनों कसम क्यों है? पहली कसम उसने तब खाई जब चोरी का माल गाड़ी में उसके पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तब वो कसम खाता है कि मैं आज से चोरी का माल नहीं लादूंगा। और दूसरी कसम वो कब खाता है? उसको अपने बैलों की चिंता होती थी। वो बांस तो लाद लेता था अपनी गाड़ियों में, लेकिन बांस क्या करते थे, उसकी गाड़ियों को अनियंत्रित करते थे। बांस आगे भी बहुत निकले होते थे, पीछे भी निकले होते थे, तो उसकी गाड़ियाँ क्या होती थी, अनियंत्रित होती थी। और वो अपने बैलों की चिंता करता था, बैलों से प्रेम करता था, इसलिए उसने कसम खाई दूसरी कि अब मैं बांस नहीं लादूंगा। तीसरी कसम वो खाता है जब नौटंकी वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में बैठी, जिससे उसे लगाव और प्रेम हो गया। ये पड़ाव कहानी के अंत में आता है तीसरी कसम का, और शायद इसी को आधार बनाकर इस कहानी का जो नाम है, फिल्म जब बन रही थी तो तीसरी कसम रख दिया गया। तो यहाँ पर वो तीसरी कसम कहानी के अंत में खाता है जब हीराबाई चली जाती है। और हीरामन कैसा होता है, बेसुध होता है, बेसुध पड़ा रहता है। बाद में वो तीसरी कसम खाता है कि आज के बाद मैं किसी जो काम नौटंकी वाली हैं उनको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। ये है, आपको दिख सकता है, ये फिल्म है, उस फिल्म का ये दृश्य है। वहीदा रहमान और शायद राज कपूर हैं। हीरामन और हीराबाई। हीरामन का व्यक्तित्व कैसा है? हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व है। वह भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डरता है। भाई का तो सम्मान खूब करता है, लेकिन भौजाई से क्या करता है, डरता है। क्यों? क्योंकि उसका संसार लगा है, भौजाई से डरता है, उसका संसार लगा और देखा से बना है। हीराबाई का व्यक्तित्व। हीराबाई नौटंकी कलाकार है और उसका संसार परखा है। हीराबाई का संसार परखा है और हीरामन का कैसा है, जैसा उसको लगा, जो उसको दिख रहा है वही उसका क्या है, संसार है। हीरामन के प्रति आकर्षित और उसे अपने प्रेम का इजहार करती है। हीरामन के प्रति क्या होती है, आकर्षित होती है हीराबाई और प्रेम का अपने इजहार करती है। प्रेम की कहानी की मूल संवेदना प्रेम है, लेकिन यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मूल संवेदना क्या है, प्रेम है, लेकिन अधूरी प्रेम कहानी है। हीरामन और हीराबाई के बीच का प्रेम पूरी तरह से सामने नहीं आता है। अन्य महत्वपूर्ण पात्र, एक तो हमने मुख्य पात्र देख लिए, कौन, हीराबाई और हीरामन। इसमें अन्य पात्र कौन से हैं, तो पलटदास है। पलटदास नौटंकी कंपनी का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह नौटंकी शुरू होने से पहले श्रद्धापूर्वक क्या करता है, श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है। वह किस्से समझाता है और हीरामन की बात को समझता है। लाल मोहर भी नौटंकी कंपनी का एक पात्र है। वह हीराबाई से प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम अधूरा रह जाता है क्योंकि हीराबाई उसे पहचान नहीं पाती। वह उदास रहता है और नौटंकी कंपनी में काम करने लगता है। धुन्नीराम गांव से आता है और बीमार होकर घर चला जाता है। किरदार कहानी में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह हीरामन और हीराबाई के जीवन को प्रभावित करता है। तो ये बातें आप समझ लीजिए इन तीन पात्रों के विषय में। हीरामन की गाड़ी और चंपा का फूल। हीरामन की गाड़ी, हीरामन बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी करता है बाद में, और उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। यह गाड़ी उसके लिए एक खास महत्व रखती है। अभी मैं बताऊंगी कि चंपा का फूल उसकी गाड़ी में क्यों महक उठता है। चंपा का फूल हीरामन के लिए एक खास महत्व रखता है। यह फूल उसकी गाड़ी में महक उठता है और उसे एक परी की याद दिलाता है।
नौटंकी और मनोरंजन इस कहानी में दिखाया गया है। नौटंकी का वास्तविक चित्रण कहानी में तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण किया गया है। पात्र जैसे पलटदास, लाल मोहर और हीराबाई नौटंकी कलाकार हैं। हीरामन और नौटंकी। हीरामन 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादता है। ध्यान रखिएगा, कितने साल से? 7 साल से। ऐसे ही प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने साल तक वो मेले में लदनी लाद रहा है, तो 7 साल से। लेकिन नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखता। हीरामन और उसकी दुल्हन। अब यहाँ देखिए, हीरामन और उसकी दुल्हन की बात आ गई। हीरामन की शादी, हीरामन की बचपन में ही शादी हो जाती है, लेकिन उसकी दुल्हन क्या होती है? उसकी दुल्हन गौने से पहले ही मर जाती है। शादी के बाद जो विदाई होती है ना, उसको गांव में गौना बोला जाता है। तो गौने से पहले ही हीरामन की जो दुल्हन है वो मर जाती है। अपनी दुल्हन का उसको चेहरा तक याद नहीं रहता। दूसरी शादी से इनकार। अब यहाँ दिखा रहा है कि हीरामन दूसरी शादी से इनकार क्यों करता है इस कहानी में। तो हीरामन दूसरी शादी से इनकार करना चाहता है क्योंकि उसकी भाभी की जिद है कि वह कुंवारी लड़की से शादी कराएगी, और कुंवारी लड़की से शादी कराएगी तो मतलब दुल्हन उसके उम्र में काफ़ी छोटी होगी, इसलिए वो शादी नहीं करता। हीराबाई को संरक्षित रखना। हीरामन हीराबाई को दुनिया भर की निगाहों से बचा कर रखना चाहता है और उसे अपनी क्या बनाना चाहता है? दुल्हन बनाना चाहता है। ऐसा उसके मन में विचार आने लगता है। हीरामन और हीराबाई का प्रेम। हीरामन का प्रेम। हीरामन हीराबाई से गहरी तरह प्रेम करता है, लेकिन वह अपने प्रेम को प्रकट नहीं करता। वह हीराबाई को संरक्षित रखना चाहता है और उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। हीराबाई का प्रेम। हीराबाई भी हीरामन से प्रेम करती है और अपना क्या मानती है? गुरु मानती है। उसको गुरु कहती है। भाई की जगह ये भी जिक्र आता है कि उसको मीता कहकर बुलाती है। वह हीरामन को अपने प्रेम का इजहार करती है। अधूरा प्रेम। इस तरह हीरामन और हीराबाई के बीच का प्रेम जो है वो क्या होता है? वो अधूरा ही रह जाता है। नौटंकी से दूरी। हीरामन ने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी की, ये वही बात है यहाँ पर, लेकिन नौटंकी वो कभी नहीं देखता। शादी से इनकार करता है क्योंकि उसकी भाभी कुंवारी लड़की से शादी करने के लिए कहती हैं। सरलता और सहजता भरी है हीरामन के व्यक्तित्व में। भौजाई के प्रति, भाई के प्रति सम्मान और अपने भौजाई से डरता है और सम्मान भी करता है। कहानी का अंत देखिए। कहानी का अंत हीरामन के गाड़ी से रवाना, हीरामन के नहीं, हीराबाई के गाड़ी से रवाना होने का है। यहाँ हीराबाई लिख लीजिए। हीराबाई के गाड़ी से रवाना होने के साथ आता है जब हीराबाई उसे अंतिम बार देखती है। अधूरा प्रेम। कहानी में हीरामन और हीराबाई के बीच का प्रेम अधूरा रह जाता है और वह पूरी तरह से सामने नहीं आता है। लोक जीवन की झलक। कहानी में लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया गया है। उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया गया है। अब कहानी का उद्धरण है, तो कहानी के प्रमुख उद्धरण को समझने से पहले हम कहानी के जो कथासार हैं थोड़ा उनको समझ लेते हैं। बहुत संक्षेप में बात करेंगे कहानी के कथासार पर। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, एक कि कहानी जब शुरू होती है आपकी, तब उसमें एक बात कही गई है कहानी के शुरुआत में ही, और वो है कि हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। भी ये सारी बातें हम करेंगे। पिछले 20 साल से कौन? हीरामन गाड़ी हाँकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हीरामन कितने साल से गाड़ी हाँक रहा है? 20 साल से। मेले में लदनी कितने साल से कर रहा है? 7 साल से। अभी ऐसा ही कोई प्रश्न आया था एमएथ सेट में, आपके एक प्रश्न था माता दीन चांद
से आया था ऐसा प्रश्न कि कितने सालों से माता दीन वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें था 25। तो यहाँ भी पूछ सकता है। तो पिछले 20 सालों से वो गाड़ी हाँकता है, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ कुछ स्थान आते हैं कहानी में, उनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मोरंग राज नेपाल से धान की लदनी करता है, वो धान और लकड़ी को लादता है, ठीक है। कहाँ से? मोरंगगंज नेपाल से, ये ध्यान रखिएगा। और विराटनगर पहुंचते ही हीरामन को पुलिस पकड़ती है, उसकी गाड़ी को, ठीक है। वहीं पर वो कसम खाता है कि अब मैं गाड़ी नहीं हाँकूंगा, अब मैं गाड़ी पे चोरी का माल नहीं लादूंगा। एक तो ये था, और दूसरा है आपका चलिए अब कथा सार देखते हैं। तो पहली कसम चोर बाजारी के माल की ढुलाई ना करने की खाई, ठीक है। दूसरी कसम उसने बांस की ढुलाई ना करने की खाई, क्योंकि बांसों के कारण गाड़ी क्या होती थी? बेकाबू हो जाती थी। और बांस की लदनी के साथ साथ हीरामन ने खैरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। किस शहर की? खैरहिया शहर की, ये भी ध्यान रखिएगा। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता। अब आधीदारी क्या है? जिसको गांव में अधिया बोलते हैं। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का होता है इसमें, आधा भाड़ा किसका? जिसका बैल होता है। आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से दूसरी गाड़ी बनवाई, जो 100 रुपये भाड़े में सर्कस कंपनी में बाघ गाड़ी को की बागवानी करता था, ठीक है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हीरामन ने सर्कस कंपनी में क्या? भाड़े की गाड़ी बनवा करके और बाघ गाड़ी की बागवानी की। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लीला बनने वाली हीराबाई की गाड़ी वानी मिली। किसको? हीरामन को। मथुरा मोहन नौटंकी में, किस नौटंकी में? मथुरा मोहन नौटंकी में काम करने वाली हीराबाई की गाड़ी वानी की जिम्मेदारी मिली किसको? हीरामन को। अब हीराबाई की गाड़ी में बैठने के कारण उसके पीठ में लगातार गुदगुदी होती है। क्यों होती है उसके पीठ में लगातार गुदगुदी? क्योंकि वो आकर्षित होता है, उसको याद आता है कि ठीक है, इतना मैंने काम किया, इतना 20 वर्षों से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने इतनी जगहों का इतने स्थानों का भ्रमण किया, लेकिन ऐसी गुदगुदी मुझे नहीं हुई। आज क्यों हो रही है? क्योंकि वो खुश है, ठीक है। और रह रहकर चंपा के फूल महकने का एहसास होता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में हीराबाई बैठी है और वो उसकी खुशबू आ रही है उसको। हीराबाई, अब भाई नौटंकी में जा रही हैं हीराबाई काम करने, अभिनेत्री हैं, डांस नृत्य करेंगी, तो जाहिर सी बात है कुछ इत्र वगैरह तो लगाया ही होगा। तो उसको चंपा के फूल महकने का एहसास होता है। उसको लगता है कि आज तक मेरी गाड़ी में ऐसे फूलों की खुशबू नहीं आई, इतनी अच्छी खुशबू जैसे आज आ रही है। दोनों पात्रों हीरामन और हीराबाई के परिचय नामों की जानकारी से होता है। हीरामन सोचता है कि मेरा नाम तो हीरा है, लेकिन इसका नाम हीरा क्यों पड़ा होगा? हीराबाई का नाम, ये तो हीरा तो अक्सर लड़कों का नाम होता है, लेकिन वो उससे पूछता नहीं है, बस वो सिर्फ सोचता है इस बात को। हीराबाई उसे मीता कहकर बुलाती है। यहाँ पर हीराबाई कहती है मैं तुम्हें भाई नहीं मीता कहकर पुकारूंगी। कानपुर और नागपुर जगहों का नाम सुनता है किससे? हीराबाई के मुख से, हीरामन। तो उसको हंसी आती है, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से है, उसने कभी ऐसे नाम सुने नहीं, ऐसी जगह गया नहीं। तो उसको लगता है कि ये कानपुर और नागपुर भी कोई जगह होती है। वो हंसता है ऐसे नामों को सुन करके। फिर क्या होता है? हीराबाई के गाड़ी में बैठने के कारण उसके पीठ में लगातार गुदगुदी हो रही है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। चंपा के फूल महक रहे हैं। दोनों पात्रों में पहचान उनके नाम के कारण होती है। उसका भी नाम हीरा और उसका भी नाम हीरा। हीरामन गाड़ी के पर्दे के छेद से हीराबाई को देखता है। उसके अंदर उत्कंठा होती है कि
मैं देखूं जरा सा, जो थोड़ा थोड़ा पर्दा खुला है, कि वो कैसी है। तो बार बार वो क्या करता है, पर्दे के छेद से देखता है किसको, हीराबाई को। हीरामन सजनवा बैरी होय हमार गीत गाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा गाना गाता है हीरामन, सजनवा बैरी होई गए हमार, ठीक है, ये गीत गाता है। हीराबाई से तारीफ सुनकर उसका मुंह क्या होता है, शर्म से लाल हो जाता है। भाई कोई शर्माएगा तो उसका मुंह क्या होगा, लाल हो ही जाएगा। तो यहाँ भी हीरामन के साथ यही होता है। हीरामन हीराबाई की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। उसको कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास विश्राम करने के लिए गाड़ी उतारता है। अब देखिए यहाँ पे कि किसके, कजरी नदी के किनारे तेगछिया नामक स्थान पर क्या करता है, उसको विश्राम के लिए गाड़ी उतारता है। और बार बार सोचता है हीरामन कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं। उसकी खूबसूरती देखकर ये सोचता है कि क्या ये जो हीराबाई है ये कहीं चुड़ैल तो नहीं, क्योंकि अक्सर आपने गांव में सुना होगा, कहानियों में सुना होगा, गांव की कहानियों में अपने बूढ़े बुजुर्गों से, कि जो चुड़ैल होती हैं वो बड़ा सुंदर वेश रख कर आती हैं। तो वैसे ही कुछ इसको भी भ्रांति हुई और इसने समझा कि कहीं चुड़ैल तो नहीं। फिर वो उसके पैर को देखता है, जब उसके पैर सीधे रहते हैं, सही रहते हैं, और ये भी आपने सुना होगा कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, ये भी गांव का ही है। तो फिर वो देखता है कि उसके पैर सीधे हैं, तो वो कहता है कि ये चुड़ैल तो नहीं है, तो कहीं ये देवी का रूप तो नहीं। तो वो भगवती मैया के रूप में उसको क्या करता है, देखता है। फिर यहाँ पर है, हीराबाई के अनुरोध पर महुआ घटवारिन का गीत सुनाता है। किसको, हीराबाई अनुरोध करती है, जब सजनवा बैरी होई गए हमार गाता है, गुनगुनाता है, तो वो जो उसको अच्छा लगता है हीराबाई को, तो हीराबाई अनुरोध करती है कि तुम एक गाना और सुनाओ। तो उसको सुनाता है महुआ घटवारिन का गीत। नननपुर के हाट पर मीराबाई को चाय पिलाता है। वो उसने सुन रखा था कि जो नौटंकी वाली ये होती हैं उनको चाय पीना बड़ा पसंद होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, चाय पिलाता है। कहाँ, नननपुर के हाट पर हीराबाई को चाय पिलाता है। फासिफगंज में उसके मित्र लाल मोहन, लहसनवा, धुन्नीराम, पलटदास का मिलना, मतलब वो मिलते हैं धुन्नीराम से सब। फिर पलटदास का हीराबाई को सिया कुमारी के रूप में देखना। हीराबाई इतनी सुंदर है कि जो पलटदास होता है वो सोचता है कि ये तो साक्षात सीता जैसी है, इतनी सुंदर। हीराबाई को 50 रुपये भाड़ा देकर हीराबाई का 50 रुपये भाड़ा देकर हीरामन को रीता कंपनी में भेंट करने के लिए कहना। मतलब हीराबाई जो है वो फिर क्या करती है, भाड़ा दे देती है हीरामन को 50 रुपये, और फिर कहती है कि तुम रीता कंपनी में आना, मेरा वहाँ पर अभिनय है, उसको देखना, ठीक है, और पास बनवा लेना अपना। और हीरामन जो है वो कैसा है, वो बड़ा सीधा है, तो वो पैसा लेना नहीं चाहता, लेकिन बड़े संकोच में ले लेता है। फिर 10 दिन हीरामन का जो है क्या होता है, 10 दिन भाड़ा ढोता है हीरामन, और 10 दिन ये प्रक्रिया चलती है लगातार कि वो भाड़ा ढोता है दिन में, और रात्र में क्या करता है, रात्र में वो मित्रों के साथ नौटंकी देखने जाता है। ठीक, जब हीराबाई को कोई बोलता है कुछ अनर्गल शब्द तो उसको पसंद नहीं आता। एक दिन क्या होता है कि जो लाल मोहर होता है वो हीराबाई के जाने की खबर लेकर हीरामन के पास पहुंचता है और बताता है कि हीराबाई तुम्हारी स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही हैं। तो हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी वापस जा रही है और हीरामन से मिलने का आग्रह करती है। ठीक है, और कहाँ मिलने का आग्रह करती है, हीरामन से वो मिलने का आग्रह करती है बनैली के मेले में। हीरामन से बोलती है कि मैं मथुरा मोहन कंपनी वापस जा रही हूँ, तुम मुझसे बनैली के मेले में मिलने आना, ये आग्रह करती है। अब हीराबाई हीरामन को गरम चादर खरीदने के लिए रुपए दे देती है। हीरामन
का जो मुख है, चेहरा है, वो उतरा हुआ है। और चेहरा देखकर वो कहती है, उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है हीराबाई, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। महुआ घटवारिन की कथा सुनाता है ना हीराबाई के कहने पे, तो उसी में वो महुआ घटवारिन खुद को कहती है और सौदागर कहती है किसको, मथुरा मोहन कंपनी को। तो यहाँ वो कह रही है कि महुआ घटवारिन ने को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। हीराबाई का गला भर आया। हीरामन चुपचाप फाटक के बाहर खड़ा था। गाड़ी के स्टेशन से रवाना होते ही हीरामन भी गांव की ओर चला जाता है। अब उसके लिए सब कुछ क्या है, खाली खाली सा है हीरामन के लिए। हीरामन का मन नहीं लगता, वो कई रोज़ों तक बेसुध पड़ा रहता है। फिर वो ये निर्णय करता है और यहीं पर वो तीसरी कसम खा लेता है। बेसुध पड़ा होता है, फिर उसको जब भाई सब उससे बात करते हैं तो वो यहीं पर वो तीसरी कसम खाता है कि आज की बात मैं किसी भी जो नौटंकी वाली औरत होंगी, जो नौटंकी कंपनी की औरत होंगी, नौटंकी वाली औरत नहीं, जो नौटंकी कंपनी की औरत होंगी, उनको मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। तो ये थी कहानी का अंत, यही होता है। और ये थी तीसरी कसम। कहानी की प्रमुख उदाहरण है हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई, 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। 2 कमरों में खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं, मतलब 2 कस्में खाई हैं उसने। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 2 कस्में। दो कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस से लदी हुई गाड़ी। ठीक है, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे 4 हाथ पिछुआ। काबू से बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खैरहिया नहीं करना। ये सब मैंने आपको बता दिया है। बाग गाड़ी की गाड़ी वानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी जैसे आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा के फूल महक उठ रहे हैं। पीठ में उसको गुदगुदी लग रही है और गुदगुदी लगने पर क्या करता है, अंगोछे से पीठ को वो झाड़ लेता है। फिर से कथन है, औरत है या चंपा का फूल, वो सोच रहा है अपने मन में हीरामन, औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है, मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों में लदनी ला दी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, बस कथन आप देख लीजिए। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, गौने से पहले दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल छोटी लड़की। अब हीरामन ने तय कर लिया वह शादी नहीं करेगा। बिदागी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की, काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्किल कहाँ से पाएगा, हीरामन हीराबाई से कह रहे हैं। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचकर
रखना चाहता था हीराबाई को। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी, तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे, दुल्हनिया दुल्हनिया लाली लाली डोलिया। हीरामन हंसा। कितने दिनों तक हौसला पूरा हुआ हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रहे हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने हैं। इस मुल्क के लोग की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जहाँ जाओ, देहाती भुच्च सब। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादव की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसकी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक भी उसे मिल जाती है। तो ये थे हमारे कहानी के प्रमुख उद्धरण। और हमारी थी आज की ये कहानी, तीसरी कसम मारे गए गुलफाम। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं अपने नए शीर्षक के साथ अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।